नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी कोड में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देखेंगे। ठीक है, यह वीडियो बेसिकली पार्ट है 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसके पीवाईक्यू उसके सीरीज का। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे उसको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने वेरियस सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रखा है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी अभी हमने रिसेंटली कंक्लूड किया है उसको। ठीक है, आज हमारा बेसिकली 2024 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट, क्या डिनोट करता है, एन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड, interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users। ठीक है, मिलियंस ऑफ यूजर के द्वारा इसको असेस्ट किया जा सकता है। हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट ओवर वर्चुअल आइटम्स। ठीक है, जो वर्चुअल आइटम्स है बेसिकली उस पर प्रॉपर्टी राइट भी लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा है। एंड इंटर ऑपरेबल नेटवर्क मतलब वेरियस जो डिवाइसेज हैं, सिस्टम है, नेटवर्क को यूज करके जो थ्री डी वर्चुअल वर्ल्ड है ना उसको एक्सेस किया जा सकता है मिलियंस ऑफ यूजर्स के द्वारा। ठीक है, और वह जो भी वर्चुअल बेसिकली आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं उस पर प्रॉपर्टी राइट एक्सर्ट किया जा सकता है। बताओ इनमें से कौन सा होगा। स्टेटमेंट दे रखा है बिग डाटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स एंड वर्चुअल मैट्रिक्स। बताओ इसमें से इस स्टेटमेंट को कौन सा फुलफिल कर रहा है। बिग डाटा एनालिटिक्स मीन्स क्या है, इसमें क्या है बेसिकली जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स होते हैं ना उसको एग्जामिन करना। ठीक है, बिग एंड जो लार्ज बेसिकली कॉम्प्लेक्स से डाटा सेट होते हैं उसको एग्जामिन करना, सो दैट उसका जो पैटर्न है उसको समझा जा सके, ट्रेंड्स को समझा जा सके और को रिलेशन जो है बेसिकली उसके बीच में उसको समझा जा सके। तो अगर इसमें देखें तो मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, तो यह फुलफिल नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। अगर देखें तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हम हाइड करते हैं या फिर कोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, सो दैट जो पर्सन को यह डिलीवर करना है उसको मिले और वही बस इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, कोड करके उस पर्सन को दिया जा रहा है सो दैट वही बस एक्सेस कर पाए एक पासवर्ड के थ्रू। समझ रहे हो, तो क्रिप्टोग्राफी हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। मेटावर्स, मेटावर्स एक काफी ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है भाई। मेटावर्स बेसिकली एक पार्ट है बिग डिजिटल वर्ल्ड का। किसका, बिग डिजिटल वर्ल्ड का। इसमें क्या हो रहा है, पीपल जो है ना बेसिकली वह कुछ भी कर सकते हैं यूजिंग देयर अवतार। एक अवतार बना रह रहा है, हाँ, वह उसके थ्रू कुछ भी कर रहे हैं। जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए हो, आपने वीआर गॉगल्स को यूज किया। ठीक है, वीआर गॉगल्स जो आते हैं बेसिकली उसको यूज करके आप अपने अवतार को मतलब ऐसे आप रेगुलेट कर रहे हो एक तरह से। आप जैसे रियल लाइफ में हो, ठीक है, आप वैसे एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में चले जा रहे हो जहाँ पे आप आपको आपका खुद का एक अवतार रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। समझ रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप हर एक्टिविटीज कर रहे हो जो बेसिकली एक रियल लाइफ में पर्सन एंजॉय करता है। तो उसको कहीं ना कहीं मेटावर्स दर्शाता है। और उसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा वर्चुअल आइटम्स क्रिएट किया तो उस पर आप प्रॉपर्टी राइट एक्सर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो, तो बेसिकली यह अगर देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ आया एग्जैक्टली क्या था। आगे बढ़ते हैं, इसके देखो मेटावर्स आंसर है। ठीक है, मेटावर्स किसे क्या है, एक नेटवर्क है ऑफ इमेंस ऑनलाइन वर्ल्ड एक्सपीरियंस टिपिकली थ्रू वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। किसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। ठीक है, इन दिस वर्ल्ड यूजर्स वुड इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परचेज गुड्स। एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब अवतार अवतार से इंटरेक्ट होता है बेसिकली। हाँ, और गुड्स को परचेज करता है, सर्विसेज को परचेज करता है, सम ऑफ विच वुड एग्जिस्ट ओनली ऑनलाइन। ठीक है, ओनली ऑनलाइन ही एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है। तो बेसिकली ये था मेटावर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। रेडियो आइसोटोप
आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट वाला क्या दिया है, आरटीजी आर मिनिएचर्स फ्यूजन रिएक्टर। आरटीजी मतलब रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है बेसिकली एक मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, आरटीजी आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। उसको पावर करने के लिए बेसिकली जो ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट होते हैं ना, उसको पावर करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, आरटीजी कैन यूज प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 238 विच इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। बताओ कौन सा इसमें से सही होगा। देखो जो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, ये एक न्यूक्लियर बैटरी है। क्या है, न्यूक्लियर बैटरी, जो कि हीट करता है कहाँ से, रेडियो एक्टिव जो डीके होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, उससे हीट को यूज करता है सो दैट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। यह एक न्यूक्लियर बैटरी है, यह हीट को यूज करता है जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं उससे, सो दैट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आरटीजी आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, गलत है इसलिए। सेकेंड क्या बोला, आरटीजी आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। जी हमारा ऐसे ही है, इसे मतलब पावर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, एंड दो अदर स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसको पावर करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला, आरटीजी कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। आरटीजी जो है बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वह प्लूटोनियम 238 को यूज कर सकता है, जो कि बेसिकली कहाँ से निकलता है, वेपन डेवलपमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी विल बी द राइट आंसर। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखो रेडियो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लाइट वेट कंपैक्ट स्पेस क्राफ्ट पावर सिस्टम, लाइट वेट कंपैक्ट स्पेस क्राफ्ट पावर सिस्टम है, ठीक है। दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करता है, यूजिंग हीट फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ प्लूटोनियम 238 इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम ऑक्साइड, ठीक है। जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है बेसिकली किसका, प्लूटोनियम 238 का, वहाँ से कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और देखो तो सम टाइम इसे रिफर किया जाता है कैसा, न्यूक्लियर बैटरी के नाम से, न्यूक्लियर बैटरी। आरटीजी और नॉट फिजन रिएक्टर एंड प्लूटोनियम इज नॉट अ टाइप ऑफ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। प्लूटोनियम 238 का अगर देखें तो नॉट नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑन द प्लैनेट, ये नेचुरली अकर नहीं होता अगर हम देखें प्लैनेट पे तो, ठीक है। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर क्वांटिटीज ड्यूरिंग कोल्ड वार, कोल्ड वार के टाइम पे इसे ग्रेटर क्वांटिटीज में बेसिकली प्रोड्यूस किया गया था एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्लूटोनियम 239 यूज्ड फॉर न्यूक्लियर बम। बाई प्रोडक्ट यूज किया गया था 239 का, जिसे बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, थर्ड वाला बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा है, कौन सा करेक्ट है इसमें से। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला, जाइंट स्टार लिव्स मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। जो जाइंट स्टार्स होते हैं बेसिकली वह ज़्यादा टाइम तक अगर देखें तो जिंदा रहते हैं एज कम्पेयर टू जो बौने स्टार्स होते हैं, ठीक है। ड्वार्फ स्टार जो छोटे स्टार्स होते हैं। जाइंट स्टार्स क्या होते हैं, जाइंट स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जिनकी अगर साइज देखें तो 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, सन से। 10 to 100 टाइम्स उनकी साइज ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड जाइंट स्टार्स, ठीक है। और यहीं पे डॉफ स्टार्स इसमें देखें तो 5 to 6 टाइम्स लेस होते हैं सन से। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर देखें तो गलत है, क्योंकि यह जो डॉफ स्टार्स होते हैं ना, इससे कम टाइम तक जिंदा रहते हैं अगर देखें तो। इनकी जो लाइफ होती है इससे कम होती है, क्योंकि ये बड़े होते हैं और जो इनके कोर में हाइड्रोजन फ्यूल प्रेजेंट होता है उसको काफ़ी रैपिडली से कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी स्पीड में वो ख़त्म होता है, जिसकी वजह से अगर देखें तो इनकी लाइफ हमें कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ड्वार्फ स्टार्स से। सेकंड क्या बोला, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जी हाँ, ये हमारा सही है। अगर देखिए तो डॉफ्स जो स्टार्स होते हैं ना उसमें कम होते हैं, बट जाइंट स्टार में हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का न्यूक्लियर रिएक्शन देखने को मिलता है।
तो सेकेंड वाला सही है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो giant star have masses from 8 times to as much as 100 times of the masses of sun। सन के मास से हमें कितना देखने को मिलता है, 8 टाइम्स टू 100 टाइम्स। ठीक है, दीज मैसिव स्टार्स हैव हॉटर एंड डेंस कोर देन डॉर्फ स्टार्स। इनका जो कोर होता है बेसिकली हॉटर होता है और काफी ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, देयरफॉर जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसी वजह से हमें जो जाइंट स्टार्स होते हैं उसमें काफी सिग्निफिकेंट का न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और वही इसी वजह से क्या होता है, वो एक हाइड्रोजन फ्यूल को काफ़ी रैपिडली काफ़ी फास्टर वे में यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ होती है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है, मीनिंग दे लिव मच शॉर्टर लाइफ देन डॉर्फ स्टार्स। ठीक है, इसी वजह से हमारा फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था, दूसरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। डायलेट ब्लड, अगर ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है इसमें से कोई सा भी चीज, तो क्या होगा कि वो ब्लड वेसल्स को लूज कर देते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और ब्लड काफी रैपिडली इसमें से फ्लो होने लग जाता है। समझ रहे हो, मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दे रहा है इसमें से, और ये सिंथेसाइज कर दे रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है, डायलेट कर दे रहा है ब्लड वेसल्स को। इसमें से कौन सा करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे गैसोट्रांसमीटर्स आर फैमिली ऑफ गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इंडोजेनियसली that acts as a specific receptor to play imperative role in साइकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, काफी ज्यादा इम्परेटिव रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, साइकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस में, अलोंग विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा आंसर यही था ना, नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेल नोन गैसो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज को आप कंसिडर करिए और बताइए इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज्ड। ठीक है, इनमें से किस किस एक्टिविटीज में हम रेडार को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। अगर किसी के पास ड्रग्स वगैरह हैं बेसिकली पैसेंजर के पास, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम रेडार का यूज कर सकते हैं। यह गलत है हमारा। ठीक है, यह गलत है, इसमें रेडार का यूज नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो बारिश हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जा सकता है रेडार का। जी हाँ, ये हमारा सही है। उसके बाद क्या बोला, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो माइग्रेशन हो रही है बेसिकली, लेट्स से आप साइबेरियन क्रेन का ले लो, बर्ड का ले लो, उनका माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद आप ले सकते हो जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, मतलब दूसरी जगह जाते हैं बेसिकली उसका, तो इसमें रेडार का यूज किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही है। सेकेंड एंड थर्ड सही है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग बी विल बी द राइट आंसर, ओनली 2। आप देख सकते हो यहाँ पे radar technology is being used in the fight against narcotics, but they are being used for interdiction of suspicious flight and aircrafts in country like Guatemala, Brazil हो गया, बोल्विया हो गया, not directly the identification of narcotics on passenger or in aircrafts। ठीक है, मतलब जो फ्लाइट्स वगैरह बेसिकली आ रहे हैं कहाँ से, ग्वाटेमाला हो गया, ब्राजील, जहाँ पे मतलब नार्कोटिक इफेक्टेड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ से जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उनको ट्रैक करेंगे, ना कि अगर किसी पर्टिकुलर पैसेंजर को नार्कोटिक को लेके चल रहा है तो उसको ट्रैक करेंगे, या फिर एयरक्राफ्ट को ट्रैक करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत था। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा था, weather observation, radar based rainfall information has been widely used in hydrological and meteorological application। ठीक है, radar based rainfall जो information है बेसिकली वेदर ऑब्जर्वेशन में इसे बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला सही था। ठीक है, थर्ड वाला क्या था, साइंटिस्ट आर यूजिंग वेदर रेडार ओरिजिनली डेवलप टू मेजर रेनफॉल टू स्टडी द फ्लाइट पैटर्न ऑफ बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, हमने बताया इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, कंसीडर फॉलोइंग एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स दिया हुआ है, हमें इसे कंसीडर करना है। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर फिफ्थ जनरेशन फ्लाइट एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा फिफ्थ जनरेशन फ्लाइट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है बताओ, इनमें से नन ऑफ द अबव है बेसिकली, इनमें से ना राफेल है, ना मिग 29 है, ना तेजस MK फर्स्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिफर फ्रॉम फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट प्राइमरली इन देयर स्टेल्थ फीचर्स। मतलब उसका जो बनावट है बेसिकली इस सब में काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अगर हम फोर्थ जनरेशन से कंपेयर करें तो। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैव ए लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स। इसका मतलब क्या है, इसे इजिली एनिमी के रेडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जब लो मैग्नेटिक सिग्नेचर्स उसमें रहेगा बेसिकली तो क्या रहेगा कि उसे एनिमी रेडार्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इजिली। इस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो फिफ्थ जनरेशन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। सिल्थ फीचर्स सच एज इंटरनल वेपन वे एंड बिगर इंटरनल फ्यूल टैंक आर द पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। राफेल की बात करें तो 4.5 जनरेशन है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। वहीं हमारा जो तेजस MK फर्स्ट ए है बेसिकली इंडिजीनियसली 4.5 जनरेशन है ये भी। और मिग 29 फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज। हाइड्रोजेल यूज किस में होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। बताओ किस में होता है, पहले तो आप बताओ कि हाइड्रोजेल क्या होता है। देखो हाइड्रोजेल एक मटेरियल होता है जो कि होल्ड करता है लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर को होल्ड करता है एंड ये वर्क करता है एज ए स्पॉन्ज, ठीक है, एज ए स्पॉन्ज वर्क करता है। तो बेसिकली बता रहा है इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, जी हाँ ये सही है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जी हाँ ये भी सही है। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, इसका मतलब क्या है, देखो जो ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंसेस होते हैं ना इंडस्ट्रीज वगैरह में, बेसिकली कोई बेरिंग वगैरह जो होता है या फिर मशीन्स वगैरह को मूव कराने में जो इजीली मूव कराता है बेसिकली उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो जैसे ग्रीस हो गया, ऑयली कुछ सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। जो ग्रीस जैसे बेरिंग वगैरह मशीन्स वगैरह में लगे रहते हैं, क्या करता है वो फ्रिक्शंस को घटा देता है, फ्रिक्शन को घटा देता है, ठीक है, उसमें यूज किया जा सकता है इसको, जी हाँ इसमें भी यूज किया जा सकता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डी विल विद राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजेल हैव रिसीव एक्सटेंसिव अटेंशन एज ए फंक्शनल लुब्रिकेंट्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन एंटी वियर प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके साथ साथ यह फैसिलिटेट करता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर था सारा कुछ सही था, उसमें से आप देख सकते हो सेकंड वाला भी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं बेसिकली हाइड्रोजन का यूज जिसमें होता है, उसका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है बेसिकली वहां से क्या कौन सा इसमें से इमिशन होता है, क्या इमिशन होता है बताओ। जैसे जैसे साइलेंसर वगैरह नहीं लगा होता बाइक्स वगैरह में, धुआं वहां से निकलता है, तो इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वहां से क्या निकलता है हमें ये बताना है, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का बेसिकली यूज हो रहा है, वाटर वेपर रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है वाटर वेपर। फ्यूल सेल यूज द केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर फ्यूल टू क्लीनली एंड इफिशियंटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इफ हाइड्रोजन इज फ्यूल द ओनली प्रोडक्ट आर इलेक्ट्रिसिटी वाटर वेपर एंड हीट, क्या क्या प्रोडक्ट रिलीज होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वेपर एंड हीट, तो हमारा सेकंड वाला सही था ना वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in context of which of the following। जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है बेसिकली, अभी रिसेंट टाइम में देखें तो न्यूज में है, वो एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा रहा है, इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड, जो टेरेस फार्मिंग होता है हमें हिली एरियाज में देखने को मिलता है बेसिकली, उस एरिया में इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देखते हैं वाला, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, जो सीरियल क्रॉप्स बेसिकली हाई ऊंचाई पे उसको उगाया जा रहा है, तो वहां से कहीं ना कहीं बोरवेल वगैरह जो नहीं होता वहां से वाटर को लिफ्ट करके उसमें इरिगेशन करना, ठीक है। दूसरा ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बताओ कौन सा होगा इसमें से। देखो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है, ये सब गलत है, ये सब गलत है।
लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, हाइड्रो पावर, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, आप देख सकते हो पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज। इसमें क्या हो रहा है, एक अपर रिजर्वायर है, एक लोअर रिजर्वायर है, यहाँ से वाटर को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, इससे ये इसको रोटेट कर रहा है। टरबाइन रोटेट हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, जनरेटर के थ्रू फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर इसको क्या किया जा रहा है पंप के थ्रू, जो कि यूज कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर पैनल का यूज करके, मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके कहीं ना कहीं इसको फिर से वाटर को यहाँ पे पहुंचा रहा है, फिर वहाँ पे इसको भेजा जा रहा है ऐसे, फिर टरबाइन यूज हो रहा है ऐसे ऐसे। समझ रहे हो, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। आप देख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है अगर हम देखें तो, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। बताओ किसमें इसमें से क्या होगा। मेम्ब्रेन जो बायोरिएक्टर्स होते हैं किसमें यूज किया जाता है, मतलब किस लिए यूज किया जाता है। देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के लिए इसको यूज किया जाता है। इसलिए वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी जो म्यूनिसिपल मतलब म्यूनिसिपल एरियाज वगैरह से ज़्यादा जनरेट होते हैं वहाँ के लिए बेसिकली। ठीक है, membrane bioreactor has emerged as the efficient compact technology for municipal and industrial wastewater treatment। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज के थ्रू वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूनिसिपल जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको ट्रीट करके मतलब यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करना बेसिकली, उसके लिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एड्स हैं, आप उसको देख सकते हो। सो this is the end of the video. I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.